नमस्कार। आज की क्लास में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं आशीष, जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये 21वीं सदी की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। वाह सर, नाम तो बड़ा दमदार लग रहा है। दमदार है आशीष। देखो, अब तक दुनिया देशों को उनकी मिलिट्री, उनकी इकोनॉमी की ताकत से तौलती थी, लेकिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WIF ने इस सोच को ही बदल दिया है। उन्होंने 19 जनवरी 2026 को एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये 154 देशों की एक ऐसी रैंकिंग है जो GDP पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी पर आधारित है। वाह सर, मतलब अब ताकत का पैमाना बदल गया है। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल सही आशीष। चलो अब अगली स्लाइड में इस नई सोच की गहराइयों में उतरते हैं। जी सर। देखो आशीष, पहले हम देशों को इकोनॉमिक पावर से आंकते थे, कितना पैसा है, कितनी बड़ी सेना है, पर ये इंडेक्स ये मानवता और जिम्मेदार व्यवहार पर केंद्रित है। मानवता और जिम्मेदारी व्यवहार। हाँ, इसका मकसद ये देखना है कि एक देश अपने नागरिकों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितना अच्छा है। ये 154 देशों का विश्लेषण है। सर, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब किसी देश की अमीरी उसकी महानता का सबूत नहीं रही, अब उसका एक तरह से किरदार देखा जाएगा? बिल्कुल, किरदार ही सबसे अहम है। अरे सर रुकिए, स्लाइड पर ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स चमक रहा है, ये क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आशीष। और ये परीक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। याद रखना, यह सूचकांक केवल आर्थिक उत्पादन को नहीं बल्कि सामूहिक हित मतलब कलेक्टिव गुड को मापता है। कलेक्टिव गुड, ठीक है सर, नोट कर लिया। चलो आशीष, अब देखते हैं कि इस कहानी के 4 मजबूत स्तंभ कौन से हैं। वो 4 पिलर्स जिन पर जिम्मेदारी की ये पूरी इमारत खड़ी है। जी सर। तो देखो, किसी भी देश को इन 4 पैमानों पर परखा जाता है। पहला, नैतिक शासन मतलब एथिकल गवर्नेंस, सरकार कितनी पारदर्शी है, कानून का राज है या नहीं। ठीक है। दूसरा, सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसी चीजें आती हैं। तीसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी मतलब एनवायरनमेंट, देश क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या कर रहा है। और चौथा, वैश्विक जवाबदेही यानी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी, शांति और अंतर्राष्ट्रीय मदद में कितना योगदान है। राजीव सर, ये चारों तो बहुत आदर्श बातें हैं। क्या कोई देश सच में इन सब पर एक साथ खरा उतर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है आशीष, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही तो असली परीक्षा है। सर, फिर से एग्जाम अलर्ट। हाँ आशीष, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 4 आयामों, इन्हीं डायमेंशंस के आधार पर ही हर देश को एक स्कोर दिया गया है। परीक्षा में ये चारों पिलर्स पूछे जा सकते हैं एक एक करके। समझ गया सर, ये 4 पिलर्स ही पूरी रैंकिंग का आधार हैं। और अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। चलो देखते हैं इस कहानी के टॉप 3 हीरो कौन है। मैं बहुत उत्सुक हूं सर। तो नाटकीय अंदाज में नंबर 1 पर है सिंगापुर। सिंगापुर? हाँ, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पर डेनमार्क। स्विट्जरलैंड नैतिक शासन में सबसे आगे है, तो डेनमार्क वैश्विक जवाबदेही में लीडर है। और सबसे बड़ी बात आशीष, सिंगापुर टॉप 10 में एकमात्र एशियाई देश है। ये साबित करता है कि देश का बड़ा होना जरूरी नहीं, जिम्मेदार होना जरूरी है। सर, सिंगापुर मतलब इतना छोटा देश होकर भी नंबर 1 पर, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। उसने अमेरिका और चीन जैसे देशों को उनको कैसे पीछे छोड़ दिया? यही तो इस इंडेक्स की खूबसूरती है आशीष। सर, यहाँ का एग्जाम अलर्ट तो कहानी का क्लाइमैक्स लग रहा है। बिल्कुल आशीष, इसे दिमाग में बैठा लो। सिंगापुर का शीर्ष पर होना ये दर्शाता है कि छोटे देश भी महाशक्तियों यानी सुपर पावर्स को हरा सकते हैं। वाह, ये तो वाकई एक नई कहानी है। चलो आशीष, अब जरा दुनिया के नक्शे पर इस दबदबे की तस्वीर देखते हैं। जी सर, अगली स्लाइड। टॉप 10 में से 9 देश, 9 अकेले यूरोप से हैं। खासकर नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन और डेनमार्क, ये बहुत आगे हैं। 9 देश यूरोप से? हाँ, और इसका कारण है उनका मजबूत सोशल वेलफेयर और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता। एशिया से सिर्फ सिंगापुर ने इस किले को भेदा है। पर ऐसा क्यों है कि यूरोप के देश ही इसमें इतने आगे हैं? क्या बाकी दुनिया जिम्मेदार नहीं है या उनके पैमाने ही कुछ अलग हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आशीष। इसकी जड़ें उनकी दशकों पुरानी नीतियों में हैं। सर,
इस स्लाइड में तो टॉप 5 की लिस्ट दी गई है एग्जाम अलर्ट में। हाँ आशीष, और ये लिस्ट रट लो। 1 सिंगापुर, 2 स्विट्जरलैंड, 3 डेनमार्क, 4 साइप्रस, 5 स्वीडन। परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है आशीष, सीधा। जी सर, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, याद रहेगा। आशीष, अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा सच जो बड़े बड़े सूरमाओं के चेहरे से नकाब हटा देगा। अच्छा, क्या तुम जानते हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो टॉप 50 में भी नहीं है। क्या टॉप 50 में भी नहीं? कौन से देश? यूएसए 66वें स्थान पर है और चाइना 68वें स्थान पर। ये रैंकिंग ग्लोबल लीडरशिप की पारंपरिक धारणाओं को सीधी चुनौती देती है। ये तो अविश्वसनीय है सर। अमेरिका और चीन, जो खुद को दुनिया का लीडर कहते हैं, वो टॉप 50 में भी नहीं है। इसका मतलब उनकी आर्थिक ताकत सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा नहीं कहेंगे, पर अधूरा सच जरूर कहेंगे। सर, यहाँ विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है एग्जाम अलर्ट में। यही तो इस कहानी का सार है आशीष। ये विरोधाभास बताता है कि जीडीपी और सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, ये सुशासन की गारंटी नहीं है। मतलब असली पावर कुछ और ही है। बिल्कुल, हर कहानी में कुछ दुखद किरदार भी होते हैं आशीष। चलो अब उन देशों की बात करते हैं जो इस दौड़ में सबसे पीछे रह गए। सबसे नीचे कौन है सर? जिन देशों में युद्ध या गृह युद्ध चल रहा है वे सबसे नीचे हैं। सीरिया 153वें स्थान पर है और यमन 151वें स्थान पर। ओह, राजनीतिक अस्थिरता आशीष, वो सीधे तौर पर शासन और कल्याण को नष्ट कर देती है। इसी कारण कई अफ्रीकी देशों का प्रदर्शन भी कमजोर है। सर, इसका मतलब तो यह हुआ कि शांति और स्थिरता के बिना जिम्मेदारी की बात करना ही बेमानी है। विकास के लिए अमन सबसे पहली शर्त है। पहली और सबसे जरूरी शर्त। सर, एग्जाम अलर्ट में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का जिक्र है। इसे नोट कर लो आशीष। यमन और सीरिया जैसे देश कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होने के कारण सामाजिक कल्याण में विफल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है। सही बात है सर। और अब इस फिल्म में एंट्री होती है हमारे हीरो की, भारत। भारत, हमारी लाइन क्या है सर? भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में 16वां स्थान हासिल किया है आशीष, 16वां। हमारा स्कोर है 0.5515। ये अमेरिका 66 और चीन 68 से कहीं कहीं बेहतर प्रदर्शन है। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और सुशासन का प्रमाण है। 16वां स्थान? सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम दुनिया के टॉप 20 जिम्मेदार देशों में हैं, पर हमें इस इंडेक्स में किस कैटेगरी में रखा गया है? बहुत अच्छा सवाल है सर। एग्जाम अलर्ट में कैटेगरी का नाम दिया है। हाँ। और ये नाम हर भारतीय को गर्व से भर देगा। भारत की श्रेणी है उभरता हुआ जिम्मेदार राष्ट्र, एन इमर्जिंग रिस्पॉन्सिबल नेशन। इमर्जिंग रिस्पॉन्सिबल नेशन, वाह। चलो आशीष, अब भारत की इस सफलता के पीछे की स्क्रिप्ट को डिकोड करते हैं। आखिर ये कामयाबी मिली कैसे? हाँ सर, ये जानना बहुत जरूरी है। 3 मुख्य कारण है, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस, मुझे लग ही रहा था। हाँ, सामाजिक कल्याण में हेल्थ केयर एक्सेस में सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। पर्यावरण में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे बड़े लक्ष्य। और डिजिटल गवर्नेंस में हमारी जन केंद्रित नीतियां और डिजिटल ढांचा। सर, इन तीनों में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत का प्रदर्शन असाधारण रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा? मुझे लगता है सर इसका जवाब एग्जाम अलर्ट में है। बिल्कुल, भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य, यूनिवर्सल हेल्थ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष अंक प्राप्त किए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। समझ गया सर। चलो आशीष, अब एक तुलनात्मक सीन देखते हैं। भारत इस रेस में अपने पड़ोसियों और दुनिया की महाशक्तियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है? जी सर, ये बहुत दिलचस्प होगा। आंकड़े देखो आशीष। भारत रैंक 16, यूएसए रैंक 66, चीन रैंक 68 और पाकिस्तान रैंक 90। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में काफी पीछे है। सर, ये आंकड़े देखकर तो साफ लगता है कि ग्लोबल साउथ में भारत एक लीडर की तरह उभर रहा है ना? इसमें कोई शक नहीं है। और एग्जाम अलर्ट भी यही कह रहा है सर। एकदम सही आशीष। ये डेटा दर्शाता है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए भारत सबसे मजबूत स्थिति में है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक भूमिका है। आशीष, हर फिल्म में हीरो को और मजबूत बनने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब भारत के सामने की चुनौतियां देखते हैं। जी सर, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। प्रदर्शन शानदार है, फिर भी सुधार की गुंजाइश है। टॉप 10 में जगह बनाने के लिए हमें चारों स्तंभों में
संतुलन बनाना होगा। संतुलन? हाँ, हमें दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म नीतियों पर निरंतर ध्यान देना होगा और सामाजिक समानता को और अधिक मजबूत करना होगा। तो सर, टॉप 10 में आने के लिए हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य या मिशन क्या होना चाहिए? सर, लक्ष्य तो एग्जाम अलर्ट में साफ साफ लिखा है। और यही हमारा मंत्र होना चाहिए आशीष। लक्ष्य चारों आयामों, चारों डायमेंशंस में संतुलित विकास यानी बैलेंस्ड ग्रोथ सुनिश्चित करना। बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है सर। अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं आशीष। ये स्लाइड हमें बताएगी कि 21वीं सदी का असली हीरो कौन है। जी सर। देखो, जिम्मेदार नेतृत्व का मतलब केवल पावर नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा समाज बनाना जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल और समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। जो देश जलवायु परिवर्तन और असमानता से लड़ेंगे वही भविष्य के लीडर होंगे। ये इंडेक्स दुनिया के लिए एक रोड मैप है। तो क्या भविष्य की सुपर पावर की परिभाषा ही बदल रही है सर? अब मिसाइलें नहीं बल्कि नैतिकता और पर्यावरण चेतना ही असली शक्ति होगी। बिल्कुल यही आशीष। वाह, एग्जाम अलर्ट में तो भविष्य का फॉर्मूला ही दे दिया है सर। और यही इस फिल्म का अंतिम संदेश है आशीष। निष्कर्ष, नैतिक शासन प्लस पर्यावरणीय स्थिरता इक्वल्स भविष्य की महाशक्ति। फ्यूचर सुपर पावर। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो आशीष, फिल्म खत्म होने से पहले एक बार सारे जरूरी सीन और डायलॉग्स रिवाइंड कर लेते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में सब याद रहे। जी सर, एक क्विक रिकैप। मुख्य तथ्य, इंडेक्स है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 विफ द्वारा। टॉप रैंक सिंगापुर नंबर 1, स्विट्जरलैंड नंबर 2, इंडिया रैंक 16वां, स्कोर 0.5515 और बॉटम रैंक सीरिया 153 और यमन 151। सर, इतने सारे फैक्ट्स में से भारत के बारे में वो एक सबसे जरूरी बात कौन सी है जो हमें भूलनी ही नहीं है? अच्छा सवाल है सर, इसका जवाब तो आखिरी एग्जाम अलर्ट में है। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत को उभरता हुआ जिम्मेदार राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है, जो यूएस और चाइना से बहुत आगे है। ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो आशीष, इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि दुनिया में शक्ति की परिभाषा बदल रही है। अब असली ताकत पैसे या हथियार से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, नैतिकता और अपने ग्रह की चिंता करने से आती है। बिल्कुल सही कहा सर। ये तो इस इंडेक्स की कहानी थी, पर असली कहानी तो अब शुरू होगी, जब भारत इन चुनौतियों को पार करके टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगा। वो इस फिल्म का सीक्वल होगा आशीष, और उस कहानी के हीरो तुम और हम सब होंगे।